नमस्कार, न्यूज आवर के विशेष कार्यक्रम नेशनल वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। इस कार्यक्रम में हम देश विदेश के गंभीर मुद्दों पर करते हैं विद्वानों से चर्चा। आज चर्चा का विषय है दरगाह पर दावा। राजस्थान में हिंदू सेना ने अजमेर की एक कोर्ट में दावा किया है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह एक शिव मंदिर के ऊपर बनी है और मंदिर में पूजा पाठ करने की अनुमति देने की मांग की है। इस याचिका से राजनीतिक हलकों में गर्माहट ला दी है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं नेशनल वॉइस। हिंदू सेना के इस याचिका को कोर्ट से सुनवाई करते हुए 27 नवंबर को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, दरगाह कमेटी और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को नोटिस जारी किया है। वहीं अजमेर दरगाह के प्रमुख उत्तराधिकारी और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वंशज सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने याचिका को सस्ती लोकप्रियता पाने का स्टंट बताया है। क्या सचमुच यह स्टंट ही है या हिंदू सेना के दावे में दम भी है? जानेंगे सब कुछ, तो आइए शुरू करते हैं दरगाह पर दावा। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दावा किया है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह एक शिव मंदिर के ऊपर बनी है। इसके लिए विष्णु गुप्ता ने कुछ डॉक्यूमेंट को आधार बनाया है। आइए हिंदू सेना के इस 3 आधारों पर नजर डालते हैं। हिंदू सेना के दावे का आधार, जो पहला आधार है, अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव रिटायर्ड जज हरविलास शारदा की किताब को बनाया गया है, जो 1911 में लिखी गई थी। 167 पन्नों की इस किताब में दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नाम से एक पूरा चैप्टर है। पेज नंबर 93 पर लिखा है कि दरगाह के बुलंद दरवाजे की उत्तरी तरफ तीसरी मंजिल पर छतरी है। वह किसी हिंदू इमारत के हिस्से की बनी है। दरवाजे पर बनी छतरी की सतह पर खूबसूरत नक्काशी को चूने और रंग से पुताई से भर दिया गया है। पेज नंबर 94 पर लिखा है कि छतरी में जो लाल रंग बलुआ पत्थर का हिस्सा लगा है वह किसी जैन मंदिर का है। पेज नंबर 96 बुलंद दरवाजे और अंदर के आंगन के नीचे पुराने हिंदू मंदिर के तहखाने हैं। इसमें कई कमरे अभी भी वैसे ही हैं। यह सब देखकर लगता है कि दरगाह को मुसलमान शासकों ने पुराने हिंदू मंदिर की जगह पर बनाया है। पेज नंबर 97 की अगर जो बात करें तो इसके मुताबिक तहखाने के अंदर मंदिर में महादेव की छवि है। इस पर हर दिन एक ब्राह्मण परिवार चंदन जलाता था। इस जगह को अब दरगाह के घड़ियाली यानी घंटी बजाने वाले के रूप में जाना जाता है। अब बात करते हैं इसके दूसरे आधार की। जो दूसरा आधार है, विष्णु गुप्ता ने खुद दरगाह की छानबीन की है। गुप्ता ने दावा किया है कि उन्होंने 2 साल तक अजमेर में रिसर्च की है। वे खुद दरगाह के अंदर गए और छानबीन की। इस जांच में 3 बातें पता चली। पहली बात यह है कि दरवाजों की जो बनावट और नक्काशी है, दरगाह में मौजूद बुलंद दरवाजे की बनावट हिंदू मंदिरों के दरवाजे की तरह है। नक्काशी को देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पहले हिंदू मंदिर रहा होगा। अब अगर जो बात करें दूसरे चीज की, तो इसके ऊपरी स्ट्रक्चर जो है, दरगाह के ऊपरी स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहां भी हिंदू मंदिरों के अवशेष जैसी चीजें दिखती हैं। गुंबदों को देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी हिंदू मंदिर को तोड़कर यहां दरगाह का निर्माण कराया गया था। बात अगर जो करें अब तीसरी की, जो कि तीसरी बातें उन्होंने देखी हैं, वो पानी और झरने हैं। जहां शिव मंदिर है वहां पानी और झरने जरूर होते हैं। यहां अजमेर दरगाह में भी ऐसा ही है। अब बात करते हैं तीसरे आधार की। ये 2 आधार हो गए। अब हम तीसरे आधार की बात करते हैं, जो कि हिंदू सेना ने दावा किया है। अजमेर के लोगों की राय याचिका में विष्णु गुप्ता ने कहा है कि अजमेर का हर एक शख्स जानता है और उनके पूर्वज भी बताते रहे हैं कि दरगाह के नीचे शिवलिंग होता था, यहां हिंदू मंदिर था। तो ये दावे हैं
जो कि किए गए हैं। अजमेर वेस्ट सिविल जज सीनियर डिवीजन मनमोहन चंदेल की कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए 27 नवंबर को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, दरगाह कमेटी और पुरातत्व सर्वेक्षण को नोटिस जारी किया है, जबकि अजमेर दरगाह के प्रमुख उत्तराधिकारी और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वंशज सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने याचिका को सस्ती लोकप्रियता पाने का स्टंट बताया है। वहीं राजनीतिक हलकों में भी गर्माहट आ गई है। आइए जानते हैं किसने क्या कुछ कहा है। 800 साल से दरगाह है ख्वाजा अजमेरी की। 800 साल उस दौर में मुगलों ने हुकूमत की, बादशाह अकबर ने वहां पर बहुत कुछ तामीर करवाया। फिर मुगल खत्म हुए, मराठाओं का राज शुरू हुआ। फिर मराठा के बाद उन्होंने अजमेर को 18,000 रुपये में अंग्रेजों को बेच दिया। 1911 में क्वीन एलिजाबेथ आई तो वहां पानी का हाउस बनवाया। नेहरू से लेकर जितने प्रधानमंत्री बने वो वहां पर चादर भिजाते हैं। आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग? आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए बीजेपी आरएसएस वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजाते हैं। अब बताइए उस पर क्या बोलेंगे वो? उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को पार्टी बनाया तो नरेंद्र मोदी की सरकार उसको बोलेगी कि वो दरगाह है ही नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। लोअर कोर्ट आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं सुन रही है? आप हर जगह पर जाकर बोलेंगे नहीं यहां पर मस्जिद नहीं थी, यहां पर दरगाह नहीं थी, यहां पर कुछ और था, तो फिर कल कोई मुसलमान जाकर कोई बोल दे जाकर के नहीं यहां पर ये नहीं था, यहां पर वो था। कहां रुकेगा फिर ये? रूल ऑफ लॉ कहां जाएगा? डेमोक्रेसी कहां जाएगी? लॉ एंड ऑर्डर कहां जाएगा? हमने देख लिया संभल में 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इतना बड़ा गड़बड़ हो गई, वहां पर वायलेंस हो गया। तो ये तो देश के हित में नहीं है। जो सियासत नरेंद्र मोदी और आरएसएस कर रही है उससे देश कमजोर हो रहा है, उससे भाईचारगी कमजोर हो रही है, रूल ऑफ लॉ कमजोर हो रहा है। अब तो इनको जवाब देना पड़ेगा। ये जितने भी लोग हैं ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनका ताल्लुक बीजेपी आरएसएस से है, उन्हीं के इशारों पर हरकत कर रहे हैं पूरा। ये हालात अच्छे नहीं हैं। ऐसा है कि जो हमारे जो लीडर रहे हैं, गांधी जी से लेके जवाहरलाल नेहरू हो, मौलाना अबुल कलाम आजाद हो, सरदार पटेल साहब हो, अंबेडकर जी हो, जितने भी लीडर रहे हैं, उन्होंने इस मुल्क को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका घर बनाया है। ये सबका घर है, साझा घर है। और गांधी जी ने तो अपनी जान भी दे दी इसके लिए। मगर जो आज हालात हो रहे हैं उसमें लड़ाया जा रहा है आपस में। और मुझे डर है, खौफ है, जो 1947 में हालात हुए थे तो कहीं ना कहीं हमें उसी तरफ लेके जा रहे हैं। क्योंकि जब नौजवान नौकरी का जिक्र करता है, नौकरी की डिमांड करता है, उसको नौकरी नहीं मिलती है। वो अच्छे अस्पतालों की डिमांड करते हैं लोग, वो अच्छे अस्पताल नहीं है, हमारे पास नहीं है। अच्छी शिक्षा नहीं है, क्योंकि जो तालीम है वो सबसे बड़ा हथियार है। वो इंसान के पर लग जाते हैं तालीम से, वो आप दे नहीं सकते हो। हमारी गलियां, हमारे कोचे, हमारे सड़कें आप ठीक नहीं करते हो तो क्या करते हो कि मस्जिद को गिरा के उसमें देखो मंदिर ढूंढ लो। यही है ना, यही हो रहा है। कोर्ट ने आदेश दिया है सर्वे का। हमारा काम है, किसी हिंदू ने अगर याचिका दायर की और कोर्ट ने अगर सर्वे के लिए आदेश दिया है तो इसमें दिक्कत क्या होनी चाहिए? ये सत्य है कि जब आक्रांता आए थे मुगल तो हमारे मंदिरों को तोड़ा था। अब आप कहेंगे कि कितने मस्जिदों पर आप ये बोलेंगे, तो मैं कहूंगा कि अब आज तक कांग्रेस की सरकार केवल तुष्टीकरण करते रही। तुष्टीकरण के कारण ही अगर ये 47 में ही आक्रांतों द्वारा मंदिरों पर मस्जिद बनाने का जो उनका एक मुहिम चला था उसको समाप्त कर दिया गया होता नेहरू के द्वारा, तो आज हमें कोर्ट में अर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए अर्जी दिए हैं, कोर्ट ने माना है और सर्वे के कानूनन अधिकार है और उस सर्वे पर भी संबल बनाने की कोशिश कर रहे।
पूर्व नौकरशाहों और राजनयिकों ने पीएम को चिट्ठी लिखते हुए कहा है कि वे अकेले ही सभी अवैध हानिकारक गतिविधियों को रोक सकते हैं। नौकरशाहों के इस ग्रुप ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखते हुए कहा है कि पीएम ने खुद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वार्षिक उर्स के मौके पर चादरें भेजी थी। तो सवाल यहां पर यह है कि अब यह सवाल उठने लगा है कि सर्वे का आदेश क्या जायज है, क्या देश की एकता अखंडता को बनाए रख सकता है यह आदेश। तो इसी मुद्दे पर हम आज चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। रामगोपाल चौधरी जी, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। दिनेश सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अतुल मिश्रा जी, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जैसा कि अजमेर दरगाह पर से जब से ये सर्वे का आदेश जारी हुआ है और नोटिस जारी किया गया है, याचिका स्वीकार की गई है, माफ कीजिएगा, सर्वे का आदेश अभी तो जारी नहीं हुआ, लेकिन याचिका स्वीकार की गई है और नोटिस जारी की गई है 3 पक्षों को, तब से राजनीतिक हलकों में ये विवाद शुरू हो गया है कि आखिर ये क्यों कराया जा रहा है। इससे भारतीय एकता अखंडता को धक्का लगता है। तो सबसे पहला सवाल हम आपसे करेंगे, रामगोपाल चौधरी जी, वरिष्ठ पत्रकार, कि क्या कोर्ट जो आदेश दे रही है और उस आदेश पर अगर सर्वे होता है या किसी याचिका को स्वीकार करती है और किसी को नोटिस देती है, तो क्या जो प्रश्न इस पर उठा रहे हैं, क्या अदालत पे प्रश्न उठा रहे हैं, कानून पे प्रश्न उठा रहे हैं, किस पर प्रश्न उठा रहे हैं? जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी तक केवल एक जो निचली अदालत ने है वो इसको स्वीकार किया है, नोटिस को नोटिस जारी किया है, उसकी याचिका स्वीकार करके। आपके पास जी रामगोपाल चौधरी जी, जी आप कुछ कह रहे हैं? तो कोर्ट ने जो याचिका स्वीकार की है, इसका मतलब ये नहीं है कि पहली बात तो सर्वे हो गया है। दूसरी बात ये है कि यदि कोर्ट ने आदेश दिया है तो उसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, कोई भी सरकार हो, दोनों ही सरकारों का कोई रोल नहीं है जी। और याचिका कोई भी दायर कर सकता है। इस देश में रोजाना हजारों याचिकाएं दायर होती है, अलग अलग विषयों को लेकर, अलग अलग स्थानों को लेकर, अलग अलग विवादों को लेकर। तो याचिका जो हिंदू सेना के विष्णु गुप्ता ने दायर की है, उसके पीछे उनके 2-3 तर्क जो आपने अभी बताए हैं, वो तर्क हैं। उन तर्क को स्वीकार करना या अस्वीकार करना, ये सब अदालत का काम है। अब इसमें जैसा कि असदुद्दीन ओवैसी हैं, ये दूसरे मुफ्ती हैं, इन्होंने जो कहा है, उन चीजों को आप समझिए। ये छोटी अदालत या छोटे मुद्दों को लेकर भी सीधे प्रधानमंत्री पे अटैक करते हैं, सीधे बीजेपी पे अटैक करते हैं। तो मुझे लगता है ये केवल जो छोटी राजनीति या केवल फेमस होने की जो राजनीति पॉलिटिक्स करने की बात है, ये असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग कर रहे हैं। जो छोटे मुद्दे हैं, बिल्कुल छोटा मुद्दा है, निचली अदालत ने स्वीकार किया है अभी तो इसको, और उसी को लेकर ये सीधे पीएम पर अटैक कर रहे हैं या फिर राजस्थान के सीएम पे अटैक कर रहे हैं। तो इस मामले में बीजेपी तो अभी कहीं है ही नहीं, आगे पीछे कहीं भी नहीं है, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि अदालत में कोई भी व्यक्ति जा सकता है, मैं भी जा सकता हूँ, आप भी जा सकते हैं, कोई भी सामान्य व्यक्ति जा सकता है। किसी को लगता है, किसी विषय को लगता है कि ये मामला जो है ये ठीक नहीं है, अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, या हो सकता है गलत है, या भूतकाल में इसको गलत किया गया है, तो उसको लेकर कहीं भी अदालत में कोई भी व्यक्ति जा सकता है। विष्णु गुप्ता गए हैं और याचिका को निचली अदालत ने स्वीकार किया है। इसका तात्पर्य सीधा ये नहीं कि सरकार का दखल है या फिर कोर्ट ने भी कोई आदेश दे दिया है। जिस तरह का प्रस्तुतिकरण ये कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग, उससे ऐसा लग रहा है कि कोर्ट ने आदेश ही दे दिया हो कि उसे जो दरगाह है उसको गिराने का ही आदेश दे दिया हो। इस तरह का हो हल्ला कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये हो हल्ला करना बेकार है। ये बहुत लंबी कानूनी लड़ाई है और अभी तो
निचली अदालत ने ही केवल स्वीकार की है, उससे बहस होनी है, उससे बहुत सारी चीजें होनी है, फिर ऊपरी अदालतें हैं, कानून है, 1991 का वर्शिप एक्ट है, वो भी इसमें आड़े आ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज में ऐसा कोई बवाल करने की जरूरत है। फालतू में बेवजह पॉलिटिक्स से, सस्ती पॉलिटिक्स में लोकप्रियता हासिल करने का काम है और कुछ भी नहीं है। जी, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का काम है और कुछ भी नहीं। अतुल मिश्रा जी, सवाल याचिका स्वीकार किए जाने के बाद से यह शुरू हो रहा है। जो याचिका स्वीकार करने के बाद जो खतरे गिनाए जा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा, जो पॉलिटिकल पार्टी ये खतरे गिना रही है, हम क्या माने? अदालत पे प्रश्न खड़े कर रही है, अदालत को कटघरे में खड़े कर रही है, अदालत का अवमानना कर रही है, क्या माना जाए? जी अतुल मिश्रा जी। कुशवाहा जी, अभी आपने कहा कि राजनीतिक दल इस पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं। वो प्रश्न क्यों खड़े कर रहे हैं? क्योंकि उनको अपनी रोटियां सेकनी है और वोटों की राजनीति के लिए रोटियां सेकनी है। संभल में देखिए कांग्रेस क्यों परेशान है, समाजवादी पार्टी क्यों परेशान है जाने के लिए, जब उनको मालूम है कि 10 दिसंबर तक कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आ सकता है, वहां की स्थितियां सुधर गई हैं। तो इसका मतलब साफ है कि ये राजनीतिक दल रोटियां सेकना चाहते हैं अपनी। मैं आता हूं अब अजमेर की तरफ। अजमेर की सारी बातचीत आपने खुद बताया अभी। पेज नंबर 97 पर पहले पैराग्राफ में महादेव मंदिर हरविलास शारदा जी ने स्वयं इस चीज को दिया है जी। आज विष्णु गुप्ता जी वहां पर अपील करते हैं, उनकी अपील को स्वीकार किया जाता है। स्वीकार होते ही ओवैसी जी आ जाते हैं, स्वीकार होते ही जो है आपकी महबूबा जी आ जाती हैं। आज यहां पर बोलने के लिए आप तैयार है? पाकिस्तान में कितने मंदिरों को तोड़ दिया गया और वहां पर मुस्लिम उसमें घर बना के रहने लगे, तब आपके क्या फेविक्विक लगा हुआ था जवान पर कि आपके वोट सील लिए गए थे? चाइना में मुसलमानों के साथ में क्या होता है आप क्यों नहीं बोलते हैं? क्या कारण है आप नहीं बोलते हैं? इसलिए यहां बोल लेते हैं क्योंकि हिंदू सहिष्णु है, हिंदू आपकी बात को सुनता है। यहां पर जो समय सत्ता नशीन पार्टी है वो आपकी बात को सुन रही है। अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने एक बात कही कि कहीं पर बीजेपी इसमें नहीं है अभी सामने जी, कहीं पर भी नहीं। आप बीजेपी को क्यों घसीट रहे हैं? ये तो अदालत वादी और प्रतिवादी के बीच की बात है। उन्होंने कोर्ट में केस दाखिल किया, उनकी सुनवाई, उसके हिसाब से सब चलेगा। आपने एक मुद्दा पकड़ लिया कि भाई भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने वहां पर चादर भेज दी, चादर उन्होंने भेज दी, लेकिन उनको जब ये इतिहास की जानकारी होगी या मिलेगी या कुछ होगा तो उसमें प्रधानमंत्री का कहां से रोल आ जाएगा? और इतिहास कुशवाहा जी अपने आप को दोहराता है। ये मान के चलिए आप, बांग्लादेश बवाल चल रहा है, हिंदू अल्पसंख्यक के लिए मारकाट मची हुई है, उस पर ओवैसी जी को नहीं बोलना, उस पर आपकी महबूबा जी को नहीं बोलना, विपक्षी नेताओं को खाली एक्सपर्ट कर देना, उसके ऊपर किसी और उसी जगह देखिए ब्रिटेन की संसद में हमारे हिंदू भाइयों के लिए बोला जाता है, उसी जगह अमेरिका में बोला जाता है। लेकिन यहां पर वोटों की राजनीति, अपनी पार्टी को चमकाना, मलाईदार पदों पे जाना, परिवार को आगे बढ़ाना, ये खाली अब इस राजनीति में रह गया है। आप बार बार ये कह रहे हैं कि भाई दरगाह है, दरगाह, हम भी मानते हैं दरगाह है, लेकिन अगर कहीं साक्ष्य दिख रहा है, अभी आपने खुद कुशवाहा जी कहा ना यार कि वहां पर ऐसे ऐसे सिंबल्स मिले और इस तरीके से मिले, और कुछ ऐसे सिंबल्स थे जिनको आपने तोड़कर उस पर प्लास्टर कर दिया। प्लास्टर करने के बाद में क्या सामने वाला उस चीज को नहीं समझ सकता है? बिल्कुल समझ सकता है। तो इस चीज को अदालत अगर आदेश देती है, आदेश सर्वे का देती है, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं टीम गठित की जाएगी, जैसे कि आपकी संभल के लिए टीम गठित की गई है कि वहां पर टीम जा रही है, टीम जाकर उस चीज को देख रही है और उस चीज को जरूर कहीं ना कहीं उसका आधार होगा। आधार के बगैर कुछ नहीं होता है। कोई वकील अगर वकालत कर रहा है तो उसका भी एक अपना आधार है।
क्योंकि वो अपने ऊपर जरा सा भी काली का पॉइंट नहीं लगने देगा। उसने पढ़ा होगा, उसने समझा होगा, तब उसने अदालत में अपील की होगी कि इसके साक्ष्य ऐसे हैं, और उन्होंने उन साक्ष्यों को बाकायदा बेंच बना के पेश किया होगा। तो अदालत भी उस चीज को समझती है, लेकिन पता नहीं कब हमारे ओवैसी जी समझेंगे, कब हमारी महमूदा जी समझेंगी, कब समाजवादी पार्टी समझेगी, कब कांग्रेस समझेगी। ये तो अब आप ही जानिए कि राजनीति में क्या क्या खेला होता है और वोटों की राजनीति कब बंद होगी। जी दिनेश सिंह जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। कुछ राजनयिक, कुछ अधिकारी मिल करके प्रधानमंत्री को पत्र लिखे और पत्र में हस्तक्षेप करने की बात की। आप चाहें तो रुक सकता है इस तरह की बातें। मतलब क्या है उसका? क्या प्रधानमंत्री से उम्मीद की जा रही है कि न्यायपालिका में हस्तक्षेप करें? ये समझ से परे है। जी जी, आप सभी को प्रणाम। कुशवाहा जी प्रणाम। देखिए, इसमें जैसे कि लोकतंत्र में देखिए सभी को अधिकार होता है। जिस तरीके से विष्णुगुप्त जो है उनको अधिकार है कि जाकर के अदालत, निचली अदालत से जिनको जैसे कि जाकर के अधिकार प्राप्त है उसका अपील करने का, तो उसी तरीके देखिए अधिकारी जो लिख रहे हैं, लोकतंत्र है तो वो भी लिख सकते हैं अपने तरीके से। लेकिन देखिए आगे केंद्र सरकार देखिए उसका कोई हस्तक्षेप मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई लंबा चौड़ा करने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे पहले जैसे कि मतलब मुझे पहले दो विद्वान जो है उन्होंने पूरी तरीके उल्लेख इसका ठीक से कर दिया है। तो मैं वही बातें ना रिपीट करें, थोड़ा अलग उससे बताना चाहूंगा कि देखिए कहीं ना कहीं जैसे कि ख्वाजा साहब जो थे वो अपने तरीके से मतलब दोनों ही धर्मों को मानते थे। मतलब उनके लिए कोई धर्म एक नहीं था। बाद के लोगों ने अपनी सस्ती राजनीति के लिए, जैसे सस्ती लोकप्रियता के लिए कुछ लोगों ने टर्म ये यूज किया, तो मैं कहता हूँ सस्ती अपनी राजनीति चमकाने के लिए और सिर्फ ख्वाजा साहब के नाम का इस्तेमाल किया। ख्वाजा साहब तो दोनों को मानते थे। मतलब एक वहां पर दरगाह में हिंदू भी जाते हैं, मुस्लिम जाते हैं, आज भी जाते हैं, पहले भी जाते थे। तो उस तरीके से करके कहीं ना कहीं उस चीज को अगर यूज करने का काम किया जाए तो वो गलत है। और ख्वाजा साहब ने खुद जो है मतलब कि मोइनुद्दीन चिश्ती जो ख्वाजा साहब जो है उन्होंने खुद 40 दिन तक शिवलिंग पर जल चढ़ाया था। इसका उल्लेख भी एक दो किताबों में है। उसके अलावा देखिए मैं दो ही किताबों का आपको जिक्र करना चाहूंगा कि जैसे कि अजमेर के पूर्व एडमिनिस्ट्रेटर थे शारदा जी, जो कि वहां के आयुक्त भी रहे और जज भी रहे, तो उन्होंने अपनी पुस्तक में बहुत मतलब ठीक तरीके से उल्लेख किया है। उसके अलावा एक दो किताबों का और जिक्र मैं करूंगा कि जिसके बारे में जैसे उससे पहले मुझसे पहले जो विद्वान थे उन्होंने जिक्र उसका नहीं किया, मैं बताता हूँ अलग से, क्योंकि अगर जो उन्होंने जिक्र किया वही करूंगा तो रिपीट हो जाएंगे। तो देखा जाए कि R.H. इरविन एक मशहूर हिस्टोरियन थे और लेखक थे। तो उन्होंने सम अकाउंट ऑफ द जनरल एंड मेडिकल टोपोग्राफी ऑफ अजमेर, उस पुस्तक में बिल्कुल मतलब कि विस्तार से उसकी चर्चा पूरी की और एक एक चीज को विस्तार से बताया कि किस तरीके से क्या कहनी। और देखिए मतलब ये जो स्टोरी है ये पूरी तरीके से जिस टाइम पे जब राज था, दिनेश जी की आवाज नहीं आ रही उसमें उस टाइम पे आकर के उन्होंने पूरा रह करके वहां पर पूरी तरीके से किया। और दूसरा उसके अलावा देखिए कि एक और ब्रिटिश हिस्टोरियन को थे PM कारी, उन्होंने 1989 में शाहीन एंड कल्ट ऑफ मोइनुद्दीन चिश्ती, तो उनको लेकर के पूरे तरीके से उसमें जो है जिक्र पूरा किया। तो उसमें भी सब चीजें। दूसरा उसके अलावा जैसे देखिए जैसे अधिकारी जो लिख रहे हैं तो पूरे तरीके से उनको भी तथ्य देखने चाहिए। और उसमें जैसे कहीं ना कहीं जैसे उन्होंने ये चीज तो नहीं बताई कि ठीक है भाई इस चीज को नकारा है उन्होंने बोला कि किस तरीके से जो समरसता है वो खराब ना हो। तो हम भी मानते हैं, हम सभी जो यहाँ पर बैठे हैं हम सभी मानते हैं कि समरसता खराब नहीं होनी चाहिए। गंगा जमनी तहजीब जो है वो जैसे चल रही थी सदियों से उसको चलते रहने देना चाहिए। और किसी भी तरीके से कोई भी मतलब कि सस्ती राजनीति के लिए कोई अगर खराब करने के लिए, वोटों के लिए खराब करने का कार्य करे वो बिल्कुल नहीं करने देना चाहिए। दूसरा देखिए भाजपा का, RSS का या जैसे कि राजस्थान सरकार का, उनका कोई किसी से दूर दूर तक लेना देना का नहीं है। एक व्यक्ति को लगा कि उसकी आस्था का प्रश्न था तो उसने जाकर के कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कोर्ट ने उसमें कुछ मेरिट देखा तो इसलिए स्वीकार की। आगे जाकर के देखिए जैसे कि 20 तारीख की जो है डेट दी गई है तो उसमें देखिए सुनवाई होगी, दोनों पक्ष जो है वो आकर के उसमें रखेंगे। और जैसे कि मतलब कि ख्वाजा साहब की दरगाह के जो नुमाइंदे वो भी उसमें जाएंगे और अल्पसंख्यक मंत्रालय के लोग भी उसमें जाएंगे और अपने तरीके से जैसे ASI तो वो तो उसमें है ही पार्टी उसमें। तो अपने तरीके देखिए सभी का मतलब सभी के साक्ष्य जो प्रस्तुत करने के बाद में और सभी चीजों की विवेचना करने के बाद में कुशवाहा जी किसी नतीजे पहुंचाया जाएगा। उससे पहले किस तरह का लेटर किसी ने लिखा तो देखिए अपने तरीके से वो स्वतंत्र है, लेकिन किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी मुझे फिलहाल नहीं लगती, क्योंकि उसमें देखिए अवशेष जो है उनकी बातचीत अगर करें तो वो तो देखिए बाद में सर्वे की बातचीत होगी, अलग बात है। और इसी में थोड़ी सी बात मैं संबल की चर्चा में करना चाहूंगा। इसमें संबल की बात इसलिए जरूरी है कि जैसे कि मतलब जैसे सस्ती मैंने लोकप्रियता और सस्ती राजनीति के लिए बताया, तो उसमें देखिए ASI की टीम वहां पर गई थी, कोर्ट कमिश्नर्स वहां पर साथ में थे और वहां पर जाकर के कोई किस तरह की परेशानी दिक्कत नहीं थी। पहले सर्वे करके चली गई थी, उसमें कुछ वीडियोग्राफी में कुछ खामी थी। तो दोबारा संबल में जब टीम गई और सुबह से उन लोगों ने मतलब दे मेड श्योर मतलब उन्होंने मतलब कि अपने तरीके से सुनिश्चित किया कि उनके
जो नमाज का जो वक्त था किस तरह के डिस्टर्ब ना हो। और वहां से अंदर क्या था, सिर्फ अंदर की वीडियोग्राफी करने के लिए जो हौज था उसका पानी निकाल करके वीडियोग्राफी कर रहे थे, और बाहर जो है जो वहां के जो नेता थे जिनको लग रहा था कि हमारी जो राजनीति है वो इससे चमक सकती है इस चीज से, और गंगा जमुनी तहजीब को डिस्टर्ब करने के लिए और वहां का कम्युनल हार्मनी जो था उसको डिस्टर्ब करने के लिए उन्होंने ये फैला दिया कि भाई ठीक है हौज को तोड़ दिया गया, और ये तोड़वाई करने के लिए यहाँ पर टीम आई है, और उससे बाहर अफसर तक भी मच गया। और वहां पर भी दो मतलब जो मुस्लिम गुट थे उनमें मतलब झगड़ा हुआ, झंझट हुआ, ना कि कोई हिंदू पक्ष का कोई आदमी वहां पर नहीं आया था। तो इस तरह की चीजें थी, तो उसको बतंगड़ बना करके बना दिया कि बहुत बड़ा कि ठीक है कि एसपी की टीम भी जा रही है और लोग जा रहे, कुछ जा रहे, तो भाई आप लोग और उन चीजों में काम करें। और उसी के अलावा देखिए जैसे कि अजमेर की जैसे बातचीत मैंने बताई कि दो जैसे हिस्टोरियन थे उनकी बातचीत, और जैसे जज जो शारदा और रिस्टोन वाले जो कमिश्नर आयुक्त यहाँ के रहे तो उनकी पुस्तक में लेख, उसके अलावा भी जो लोकल जो लोग हैं उनसे भी पूरे तरीके से बातचीत करने के बाद में, और ये चीज है। और जैसे कि अदालत जब फैसला देगी निचली अदालत, उसके ऊपर देखिए और बहुत सारे कोर्ट हैं जिसमें जाकर के आगे अपील की जा सकती है। तो अभी किसी तरह की कुछ चीजें बिगड़ी नहीं है। हमारा जो सांप्रदायिक जो भावना है उस तरह की चीजों को भड़काने का काम कोई ना करे, इस तरह की चीजों को बिल्कुल भी मतलब जनता को विशेष रूप से इस पर ध्यान देना चाहिए कि किसी के बहकावे में ना, बच के रहना चाहिए, इस तरह की चीजों बच के रहना चाहिए जिससे कि कोई चीज डिस्टर्ब ना हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रामगोपाल चौधरी जी, हम आपके पास आते हैं। जैसे ही इस तरह की बातें, जैसे संभल में सर्वे की बातें और यहाँ पर जो याचिका स्वीकार करने की बातें जैसे ही सामने आई हैं, वैसे ही एक जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का जिक्र तेज हो उठा है। कई लोग कह रहे हैं, कई राजनीतिक दल कह रहे हैं कि उसमें साफ साफ लिखा है कि 15 अगस्त 1947 के पहले जो भी ढांचा है उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। फिर भी अगर बदलाव नहीं होगा तो इस तरह के सर्वे या इस तरह की याचिका स्वीकार करने का मतलब क्या है? जी रामगोपाल चौधरी जी। ये देखिए, पहली बात तो ये है कि जो 1991 का जो वर्शिप एक्ट है उस एक्ट में बहुत स्पष्ट है, जैसा आपने बताया कि 15 अगस्त 1947 से पहले के जो भी जिस तरह के भी बने हुए हैं उसी तरह के रहेंगे। उसके बाद में उसमें कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ राम मंदिर को इसमें छोड़ा गया था। दूसरी चीज इसमें ये थी कि जो एएसआई के अंडर में जो भी इमारतें आती है वो इस वर्शिप एक्ट से बाहर हैं। इस चीज को न तो असदुद्दीन ओवैसी बताते हैं, न जो इनका पक्ष ले रहे हैं वो लोग बताते हैं। अब आपको यहाँ पे समझना होगा कि जिस इमारत के सर्वे की यहाँ पे याचिका दायर की गई है और याचिका स्वीकार की गई है, क्या वो एएसआई के अंडर में आती है या नहीं आती है। जैसे संभल में मामला हुआ वो एएसआई के अंडर में आती है और वहाँ पे सर्वे हो रहा था कोर्ट के आदेश से, उसके बावजूद भी इनको दिक्कत हुई। अब यहाँ पर जो दरगाह है, ठीक है, यहाँ पर जो दरगाह है काफी पुरानी है और काफी जो मुस्लिम समुदाय है उसकी भावनाएं जुड़ी हुई है। बाकी बहुत कम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जितने मुस्लिम आते हैं उससे ज्यादा हिंदू आते हैं। ये जो बोलने वाले लोग हैं उनको ये चीज का पता होना चाहिए कि हर साल जितने मुस्लिम यहाँ पे जायरीन आते हैं उससे कई गुना ज्यादा हिंदू यात्री वहाँ पर जाते हैं दरगाह में। तो पहली बात तो ये छोड़ दें कि ये हिंदू मतलब मुसलमानों के ये कोई समर्थक हैं, हितैषी हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने लोग मुस्लिम पसंद कर रहे हैं उससे ज्यादा हिंदू पसंद कर रहे हैं। रही बात इतिहास की, तो जब वर्शिप एक्ट है उसमें सारा कानून का प्रावधान है, सब कुछ चीजें हैं, सारी चीजें स्पष्ट लिखी हुई है। एएसआई को उसमें अधिकार दिए गए हैं, सारे जो धार्मिक स्थल हैं उनको अधिकार दिए गए हैं, तो सब चीजें क्लियर है। कोर्ट ऐसा तो है नहीं कि वर्शिप एक्ट को साइड में रख के सीधा ही आदेश देगा। दूसरी बात यह है कि 1991 में ही तो वर्शिप एक्ट बनाया है, उससे पहले थोड़ी बना दिया था। और वो भी इसलिए बना क्योंकि राम मंदिर का जो विवाद हुआ। अब इसमें समझने वाली बात है, दोनों पक्ष अलग रह गए। मैं हिंदू पक्ष की बात करके आपको बताता हूँ। ठीक है, कानून बना दिया 1991 का एक कानून बनाया और उसने कहा कि उसके बाद की जो भी इमारतें उनमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। लेकिन आप ये बताइए, जब 500-700 साल तक मुगल और अंग्रेज इस देश पर शासन कर रहे थे, हिंदुओं के सारे मंदिर तोड़ रहे थे, उन पे मस्जिदें बन रही थी, वो सब कुछ हो गया। 1947 को जब देश आजाद हुआ तब इन लोगों को ये लगा हुआ कि जो हमारे धार्मिक स्थल छीन ले गए थे उनको वापस लिया जाएगा, और इसी को लेकर पुनर्जागरण का दौर चल रहा था हिंदुओं में। इसी का परिणाम था कि अयोध्या में राम मंदिर का ये विवाद हुआ, मथुरा में चल रहा है, काशी में चल रहा है, तमाम दूसरी जगहों पर चल रहा है। अब जब लोगों की, हिंदुओं की ये आस्था जागी और उनको लगा कि ये ऐसा हो सकता है, तब अचानक से कांग्रेस सरकार 1991 में ये वर्शिप एक्ट लागू कर देती है और एक तरफा हिंदुओं को दबा दिया जाता है, केवल एक मंदिर को छोड़ा जाता है इसमें। अब इसको समझने वाली बात यह है कि जब एक मंदिर
जो था अयोध्या का मंदिर, उस पर सर्वे हुआ, कानून का फैसला आया, उसको मान लिया, सब कुछ हो गया। इसी तरह से जो दूसरे सर्वे हो रहे हैं। अब वर्शिप एक्ट तो एक अपनी जगह है, लेकिन वर्शिप एक्ट क्या बदला नहीं जा सकता है? 77 साल पुरानी धारा 370 हटाई जा सकती है। वर्शिप एक्ट यदि हिंदुओं के खिलाफ जा रहा है तो उसको क्यों नहीं बदला जाना चाहिए? जब आपको दरगाह के नीचे, मस्जिद के नीचे मंदिर दिखाई दे रहे हैं, आप काशी में देख लीजिए, वहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है, मथुरा में दिख रहा है, तमाम 5-6 जगह। बड़ा सवाल है ये, बड़ा सवाल है रामगोपाल चौधरी साहब की, अगर जो 370 बदली जा सकती है तो अगर हिंदुओं के विरोध में ये एक्ट है तो क्यों नहीं बदला जा सकता है? बहुत अच्छी बात आपने कही है, क्यों नहीं बदला जा सकता है? अतुल मिश्रा जी कितने सहमत हैं इस विचार से? देखिए कुशवाहा जी, बात तो सही है कि 370 बदला जा सकता है, क्यों नहीं बदला सकता है, लेकिन मैं फिर वही बात कहता हूं कि चाहे हिंदू पक्ष हो और चाहे मुसलमान पक्ष हो, ये जो राजनीतिक दल हैं इनको इस पर ऊपर उठकर आना होगा और किसी के हाथ का मोहरा नहीं बनना होगा। ये मोहरा बनाने की कोशिशें हो रही हैं। ठीक है, आपका भी धार्मिक स्थल है, मुसलमानों का भी धार्मिक स्थल है। अभी आपने खुद कहा कि मुसलमान भाइयों से ज्यादा हिंदू भाई वहां पर जाते हैं सजदा करने, ये भी सत्य बात है, वहां पर जाते हैं। लेकिन फिर वहीं पर ये बात आती है कि हिंदुस्तान में इस तरीके की कितनी याचिकाएं की जाएंगी और अदालत कितनी याचिकाओं पर क्या जजमेंट देगा। तो अदालत को भी ये देखना होगा कि हमारे पास में जो याचिकाएं आ रही हैं उनका पुराना इतिहास भी खंगालना होगा, ना कि उनको 1991 पर जाना होगा। क्यों? क्योंकि वो जज है, वो ऐसी सीट पर बैठे हुए हैं जहां पर उनकी अपनी गरिमा है। कोई भी न्याय देने के पहले, कोई भी आदेश देने के पहले तो उस चीज की जानकारी जज को भी लेनी चाहिए। ठीक है, विष्णु गुप्ता जी ने याचिका दायर की, उनकी याचिका को स्वीकार किया गया। फिर मैं ये कहना चाहता हूं कि अदालत बाकायदा उसके साक्ष्य मंगाएगी, लेकिन है क्या, राजनीतिक दलों ने अपने फायदे के लिए अभी से ही शुरू कर दिया। अभी कुछ नहीं हुआ। वो एक कहावत है कुशवाहा जी, सूत न कपास जुलाहिम लट्टीम लट्टा, अभी कहीं कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन ओवैसी जी भी आना शुरू हो गए, महबूबा भी आना शुरू हो गई, और भी नेता लोग आना शुरू हो गए, अपने स्टेटमेंट को देना शुरू कर दिया। अदालत ने भी कुछ स्टेटमेंट नहीं दिया है। अदालत इस चीज को देख रही है, समझ रही है, उसके बाद अदालत ये अपना स्टेटमेंट देगी कि इसमें आपको क्या करना है। तो क्या उतनी देर राजनीतिक पार्टियां भारत के भविष्य को देखकर, भारत की आर्थिक शक्ति को देखकर, यहाँ के स्वास्थ्य को देखकर, यहाँ की शिक्षा को देखकर उस तरफ ना ध्यान लगा के इस तरफ ध्यान लगा रही? मैं तो विपक्षियों से कहना चाहता हूं कि आप भी आगे आइए, भारत को आगे बनाने के लिए आइए, भारत को एक विश्व शक्ति बनाने के लिए आइए और जनता को आप समझाने की कोशिश कीजिए। आप जनता को समझाते हैं तभी तो आप लोकसभा में, विधानसभा में, हर जगह जाते तब आपको वोट मिलता है। तो जब आपको ये मालूम है कि जनता मेरी बातों को कहीं ना कहीं समझ के इम्पैक्ट उसका अच्छा पड़ता है, तो आप अच्छी बातों को भी समझाना शुरू कीजिए। ये सारी भ्रांतियां धीमे धीमे खत्म हो जाएंगी कुशवाहा जी। और ये जो हमारे पक्ष में चाहे याचिका हो, चाहे उनके पक्ष में याचिका, इनको करारा जवाब मिलना शुरू हो जाएगा और नेताओं को भी मिलना शुरू हो जाएगा। जी दिनेश सिंह जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। एक बहुत जरूरी सवाल है ये कि अगर कोर्ट कर रही है तो विधिसम्मत कर रही होगी। अगर कोर्ट कुछ भी कर रही है और उसके विरोध में ये बातें उठ रही हैं, सामने आ रही हैं, तो क्या ये कोर्ट की अवमानना नहीं है? क्या कोर्ट को इस पर स्वतः संज्ञान नहीं लेना चाहिए, या फिर इन पर कोर्ट के अवमानना के केस नहीं दर्ज हो जाने चाहिए जो इस तरह के बयान दे रहे हैं, उनके कार्यों पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं? बिल्कुल, कोर्ट की कार्रवाई, देखिए कोर्ट जो है न्याय सम्मत ही कार्रवाई करता है हमेशा और पहले से भी करता रहा है। दूसरा देखिए, जैसे कि राम मंदिर का जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा था और उसको भी बड़ी शांति से दोनों पक्षों ने बैठ के सुलझा लिया और कहीं पर भी एक खून का कतरा क्या पसीना भी नहीं बहा बिल्कुल ऐसे, और आराम से करके दोनों पक्ष जो है वो खुशी तरीके से राम मंदिर की पूजा भी होगी, स्थापना भी होगी, सब चीजें हो गई। उसके बाद लेके हो अल्लाह। और दूसरा जैसे मुफ्ती जो है, मतलब जैसे कि क्या नाम है, महबूब मुफ्ती, उनकी बात, उनका जिक्र मैं बार बार जैसे आता तो उसका थोड़ा मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि देखिए, जैसे जब गाजा में कुछ अगर मुस्लिम पक्ष के जो लोग हैं वो अगर मतलब इस तरीके से करें कि उनका इंतकाल होता है, मतलब वो मरते अगर हैं लड़ाई में,
और रॉन्ग साइड या राइट साइड की बातचीत में नहीं जाना चाहता, वो मरते तो उस टाइम पे जैसे चुनाव प्रचार चल रहा था, उस टाइम पे कश्मीर में इलेक्शन चल रहे थे, तो उस टाइम पे उन्होंने एक दिन की छुट्टी दे दी कि भाई एक दिन के लिए अपना मतलब उनके साथ में और उनके साथ सॉलिडरिटी दिखाते हुए और एक दिन जो है अपना चुनाव प्रचार जो है वो स्थगित कर दिया। क्या इसी तरह की अगर वो चीज अगर बांग्लादेश में जैसे कि जिस तरीके से जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं उसको लेके किस तरह के उन्होंने एक वर्ड भी बोला क्या, और या इस तरह की कोई चीज उन्होंने प्रोटेस्ट के लिए कुछ किया, अगर वो करती तब देखिए पर मानते कि हाँ ठीक है दोनों तरफ है, सिर्फ एक तरफ पोलराइजेशन करने का काम नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ देखिए कि सस्ती राजनीति सस्ती लोकप्रियता करने का काम जो जैसे कि अपने ओवैसी बोले कुछ बोले हैं, तो कोर्ट की बात पे टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता। किसी तरह की चीज उनको अगर हो तो कोर्ट को सख्त उसकी आपत्ति मतलब जाहिर उसके बारे में करनी चाहिए, आपत्ति दर्ज करनी चाहिए और उनके खिलाफ केसेस करने चाहिए। और दूसरा देखिए कि वर्शिप एक्ट जो है वो अलग चीज है, एएसआई की प्रोटेक्टेड चीजें अलग चीज हैं, और अभी जैसे जिस तरीके से तो उसमें कहीं ना कहीं कोई मेरिट, जैसे मैंने पहले बताया कि कोई ना कोई मेरिट अगर नहीं होता तो कुशवाहा जी कोर्ट में ये जो याचिका एक्सेप्ट नहीं होती है। तो देखिए उसके बाद दोनों पक्षों को बिठा के बातचीत सब कुछ होकर अभी बहुत लंबा सफर है इसमें, आज की बातचीत नहीं है। जैसे कि अपना 1989 या 1991 जो क्या नाम है वर्शिप एक्ट था, तो उससे पहले बाबरी मस्जिद जैसे ढाई गई थी, तो उससे पहले बहुत सालों का संघर्ष था, बहुत सालों तक ये संघर्ष जो है वो सब चीज चलती रही थी, और उसके बाद में देख करके कि इतना सालों बाद जाकर के राम मंदिर की स्थापना हो पाई, उसी को लेकर के समझना चीजों को कि भाई जैसे जो चीजें हैं तथ्य हैं वो बदलते नहीं है किस तरीके से, और जैसे उस टाइम पे जिस वक्त ये मंदिरों की मतलब जो मंदिर थे उनको तोड़ करके मस्जिदों की स्थापना की गई, तो उस वक्त देखिए मीलों मील खाली जमीन हुआ करती थी। तो उस टाइम पे जो शासक थे, मुगल शासक या जैसे कि जो भी शासक थे, उन लोगों ने सिर्फ है कि एक नफरत का बीज बोने के लिए मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी, जिससे कि ठीक है कि आपस में लड़ते मरते रहे। उसी चीज का आगे अगर अग्रसर उसको होकर के और दूसरी पार्टी कर देंगे तो वो ठीक नहीं समझता मैं। बाकी अपने तरीके कोर्ट की कार्रवाई होने देनी चाहिए, कोर्ट में जो भी चीज होगा नया चीजें सामने आ जाएंगी और उसका सम्मान हमेशा दोनों पक्षों को करना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। जी, अब चूंकि समय नहीं है तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते, बहुत बहुत धन्यवाद तीनों विद्वानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के दरगाह पर दावा किया गया है और अब ये दावा नहीं, राजनीतिक दलों का दंगल बन गया है। वास्तव में ये दंगल नहीं होना चाहिए, राजनीतिक दलों को अपने मुंह पर ताला लगा देना चाहिए, क्योंकि जो कोर्ट कर रही है न्याय संगत कर रही है। अगर न्याय संगत नहीं करती तो बात समझ में आती। न्यायपालिका ही है जो वास्तव में संविधान की रक्षा करती है, अधिकारों की रक्षा करती है, नागरिकों के, भारत के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है, और न्यायालय के कार्यों पर टिप्पणी करना वास्तव में न्यायालय की अवमानना है। और ऐसी अवमानना अगर राजनीतिक दल ना करें तो बेहतर होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।